भूलें। देवरानी जेठानी का जेठ की गर्मी में बिना बिजली का अनोखा मिट्टी का फ्रीज। जेठ की दोपहर, आसमान से बरसती आग और पारा 46 डिग्री के पार। देवकी के कच्चे आंगन में लगी सब्जियों की क्यारियां पानी की कमी से झुलसकर काली पड़ चुकी थीं। बाहर चूल्हे के पास पसीने से लथपथ कविता और सविता धुएं के बीच सूखी रोटियां सेक रही थीं। कविता और सविता दोनों सगी बहनें हैं जो एक ही घर में 2 भाइयों से ब्याही गई हैं। तभी उनके पति राघव और माधव मंडी से खाली हाथ और गुस्से में लौटते हैं। अरे कविता, कहाँ रह गई? जल्दी से पानी लेकर आ, इतनी गर्मी है बाहर। अभी लाई जी, ये लीजिए, ये पानी लीजिए। अरे ये पानी है या खोलता हुआ तेल? कविता, तुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। इतनी गर्मी है बाहर, आदमी कैसे ये खोलता हुआ पानी पी सकता है? जी, मटके का ही पानी है, बाहर इतनी तपिश है ना, पानी मटके में रखने के बाद भी खोलता रहता है। हम ठंडा पानी कहाँ से लेके आएंगे? अरे बेटा, बहू सही कह रही है, हमारे घर पे थोड़ी ना बर्फ की मशीन लगी है, इतनी गर्मी में मटके भी जवाब दे गए। माँ, तुम तो चुप ही रहो, तुमने तो इनको सिर पर चढ़ा रखा है। दिन भर घर में ही रहती है, एक भी ढंग का काम नहीं करती। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने इन्हें बिल्कुल सर पर चढ़ा लिया है। पूरे दिन इनकी जुबान कैंची जैसी चलती है पर हाथ नहीं चलते। अरे जान, अब यहाँ पे खड़ी देखती क्या है? जाओ जल्दी से खाना डाल। दोपहर के भोजन पर बैठते ही थाली देखकर दोनों भाइयों के चेहरे तन जाते हैं। रूखी रोटी और पानी जैसी पीली दाल देखकर राघव का गुस्सा फूट पड़ता है। अरे ये क्या, फिर से दाल रोटी, और वो भी सूखी रोटी। सब्जियां कहाँ गई? अरे सब्जियां कहाँ मिलती है जी, खेत की सारी सब्जियां सूख गई, जो बची हुई थी वो सब गर्मी से सड़ गई है। और बाजार इतनी दूर है कि गर्मी में तो सब्जी लाना मुश्किल ही हो जाता है, और अगर लेकर भी आए तो सुबह की सब्जी शाम तक सड़ जाती है। हाँ, और सब्जियां महंगी भी तो इतनी हो गई हैं कि हमारी पहुंच से बाहर है। पैसे भी तो चाहिए होते हैं सब्जी लाने के लिए। और जहाँ तक रही है बात आपकी दिहाड़ी की, आप जो कमाते हैं वो तो नशे पत्ते में ही उड़ा देते हैं। घर खर्च के लिए तो पैसे आप देते नहीं हैं, तो हम सब्जियां कहाँ से लाएंगे? अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगी? कल की आई हुई लड़की, इतनी भी गर्मी नहीं है, पैदल जाकर सब्जी तो तुम ला ही सकती हो। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है? पूरे दिन बाहर चूल्हे में आग के सामने ये दोनों खाना बनाती है, कितनी ज्यादा गर्मी होती है, और एक ये पंखा अंदर, इसमें से हवा तक नहीं आती। और तुम्हारी ये सड़ी हुई खेती जब तुमसे संभल ही नहीं रही तो ये दोनों बेचारी क्या कर सकती हैं? राघव गुस्से में अपनी पत्नी कविता को धक्का देता है। अरे ये क्या तरीका है देवर जी, कोई अपनी पत्नी को ऐसे धक्का देता है क्या? तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है, ले तू भी निकल यहाँ से। जिसे देखकर माधव भी सविता का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ढकेलता है। तभी अंदर से माँ देवकी का जोरदार थप्पड़ माधव के गाल पर पड़ता है। खबरदार, जो आज के बाद मेरे घर की लक्ष्मियों के साथ ऐसा बर्ताव किया तो तुम दोनों निकलो यहाँ से। और भूलो मत, इस आंगन में जो थोड़ी बहुत भी हरियाली दिख रही है ना, वो मेरे इन दोनों बहुओं की वजह से है। और तुम जो सब्जियां लेकर बेचने के लिए जाते हो ना मंडियों में, वो सब भी मेरी बहुओं की वजह से ही है, वरना आज तुम लोग बेरोजगार घूम रहे होते। पर इनकी भी फूटी किस्मत, सब्जियां उगाई ये और पैसे तुम अपने नशे पत्ते में खर्च कर देते हो। घर खर्च के लिए तुम लोगों ने एक पैसा तक नहीं दिया। अच्छा, तो अभी ये नौबत आ गई है कि हम मर्दों की तुलना इन औरतों से होने लग गई है। चलो भाई, चलते हैं हम यहाँ से, देखते हैं हमारे बिना ये सब्जी कैसे ही बचा लेंगी। सड़ने दो इनकी खेती और इनकी सब्जी, हम बाहर जाकर ही कहीं कुछ खा पी लेते हैं। वैसे भी इस घर में तो कुछ अच्छा खाने को भी नहीं मिलता है, जब देखो ये दाल और सूखी रोटी। दोनों भाई पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। देवकी अपनी दोनों बहुओं को सहारा देकर गले से लगा लेती है। धीरज रखो बहुओं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उन बेवकूफों को तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं है, पर मुझे पता है। माँ जी, हम तो बस घर को संवारना चाहते थे, लेकिन राघव जी ने क्या सच में हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं है? देखो ना माँ जी, बाहर आंगन में वो पालक की क्यारी भी कैसे जलकर राख होने को है। सुबह तक जो पत्तियां बिल्कुल हरी थी, अब मुरझाकर जमीन पर पड़ी हैं, पूरी झुलस गई है गर्मी में। हमने कल शाम को कितना पानी दिया था, चाय पत्ती की खाद तक डाली और राख भी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये खेती है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और हाँ माँ जी, आपने सुना है भैरव सिंह एक नया स्टोरेज लेकर आया है,
कोल्ड स्टोरेज, बहुत बड़ा फ्रिज। गांव के सभी लोग कह रहे थे जो सब्जियां बेचते हैं ना, वो अपनी सारी सब्जियां अब साहूकार के पास ही रखा करेंगे, जिससे कि वो खराब नहीं होंगी। हाँ माँ जी, आपको पता है वो पूरी 1.5-2 लाख रुपए की आती है मशीन, और हमारे पास तो इतनी भी आमदनी नहीं है कि 8-10 हजार रुपए तक का भी कोई छोटा सा फ्रिज मंगवा लें, और ये बिजली का बिल वो अलग से जान निकाल देगा। अरे बहू, उस साहूकार की भी क्या तुलना करनी। ये फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज, ये सब तो अमीरों के चोचले हैं। हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो सोचना भी पाप जैसा है। और ये सब्जियां इतनी उग नहीं रही, उससे ज्यादा तो ये सड़ ही जाती हैं। यही तो दुख है माँ जी, रसोई में कल के लिए एक टमाटर तक साबुत नहीं बचा है, सब सड़ गए हैं। और यहाँ तक कि आलू तक नहीं बचे, वो भी गल गए। अगर ऐसे ही सब्जियां सड़ने लग गई तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारी रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे। ये लोग तो कुछ कमा नहीं रहे, ऊपर से कलेश करते हैं वो अलग। हाँ माँ जी, कोई ऐसा रास्ता नहीं है क्या कि हम उस महंगी मशीन के बिना हम अपनी सब्जी बचा पाएं? अरे है बहू, क्यों नहीं। तुम्हें पता है, पुराने लोग तो मिट्टी की ताकत बहुत अच्छे से समझते थे। हमें भी अब इस मिट्टी का ही इस्तेमाल करना होगा। मिट्टी से ही अब कोई तोड़ निकलेगा। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, 10-12 साल बाद तो गोबर के ढेर का भी दिन बदल जाता है। और तुम तो जीते जागते इंसान हो, देखना तुम्हारे दिन भी जरूर बदलेंगे। लेकिन माँ जी, उन्होंने खाना नहीं खाया। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, मर्द कभी भूखा नहीं मरता। आए होंगे कहीं से पेट भर कर, तुम लोग खा लो। ये तो बस औरतें ही होती हैं जिन्हें हर बात पर मारा पीटा जाता है। तुम अपना खाना खाओ और आराम करो। देवकी प्यार से अपनी बहुओं को खाना खिलाती है और सभी सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज फिर से अपनी तपिश लेकर निकल आया है। बहुएं घर की सफाई और चूल्हे फूकने में लगी हैं। तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं और तंज कसना शुरू करती हैं। अरे बहन जी, कल सुना था इनके घर से बहुत चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और क्या होगा जब बहुएं अपने आदमी को 2 वक्त की रोटी और सब्जी ढंग तक ना दे पाए ना, उस घर में तो ऐसे ही झगड़ा चलता रहता है। हाँ नहीं तो बहन, कल तो घर में बड़ी बड़ी चीख पुकार और मार पिटाई की आवाजें आ रही थी। सुनने में तो यही आ रहा था कि सब्जी पर ही लड़ाई हो रही थी। अरे कमला और विमला बहन, अगर तुम दोनों को इतनी ही आदत है ना पंचायत करने की, तो जाओ अपने घर की करो। मेरे बहुएं जैसी भी हैं, मेरे घर की लक्ष्मी है। और आज के बाद मेरी बहुओं के खिलाफ कुछ भी कहा तो तुम्हारी जुबान तोड़कर हाथ में दे दूंगी। चलो जाओ यहाँ से, आई पंचायत करने। पड़ोसी बड़बड़ाते हुए चली जाती है। माँ जी, आप कब तक इन लोगों के साथ ऐसे लड़ती रहेंगी? कहने वालों का हम कोई मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना। अब हमें ही अपना घर का माहौल खुद ठीक करना होगा, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो, पर हम कर भी तो क्या सकते हैं। पर देखो, इतनी मेहनत से हमने ये खाद वगैरह डालकर ये पालक उगाई थी, और इस गर्मी ने इसे भी बर्बाद कर दिया है। और यहाँ तक कि बाकी सारी सब्जियां भी सब सड़ गई हैं। आदमी कमा नहीं रहे, और अगर ऐसा ही रहा तो माँ जी घर में रोटी भी नहीं मिलेगी हमें टाइम पर। तुम सही कह रही हो कविता, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमने सोचा था हमारे आंगन की सब्जियां कभी खराब नहीं होंगी, लेकिन इतनी भयानक गर्मी के सामने तो ये भी दम तोड़ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हमारी सब्जियां खराब हो रही हैं, हमें इसका ही तोड़ निकालना होगा पहले। दोनों बहनें रोने के बजाय अपनी किस्मत खुद बदलने का फैसला करती हैं। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। चूल्हे की लकड़ियां गीली होने लगती हैं। हे भगवान दीदी, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो पहले ही गर्मी, और ऊपर से घर में ये रोज का कलेश, और ये बारिश भी आ गई। अब रोटी भी नहीं बन पाएगी समय पर, क्योंकि लकड़ियां भी गीली हो गई हैं। और मुझे लग रहा है कि आज घर में फिर से भूचाल आएगा। अरे कोई बात नहीं सविता, तुम रुको, मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं अभी आती हूँ। दोनों बहनें मेहनत शुरू करती हैं। मिलकर आंगन के चारों कोनों पर बांस गाड़ती हैं और अपनी पुरानी साड़ियों की रस्सी बनाकर त्रिपाल तान देती हैं। 1 घंटे की मेहनत के बाद धूप और बारिश से सुरक्षित छप्पर वाली रसोई तैयार हो जाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहुएं। तुम लोगों ने तो बिना पैसे खर्च किए आंगन में ही इतनी सुंदर छप्पर वाली रसोई खड़ी कर दी। कमाल कर दिया तुम दोनों ने तो। तुम दोनों बहनों की हिम्मत देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहू। सास का हौसला पाकर बहुएं खुश हो जाती हैं। अब वो उसी छप्पर के नीचे सुकून से खाना बनाती हैं। अब छप्पर तो बन गया, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। आंगन में लगी सब्जियां अब सड़कर बदबू मारने लगी हैं। घर में खाने के लाले पड़े हैं, क्लेश बढ़ता ही जा रहा है।
अरे ये क्या है कविता, तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। फिर से वही बासी रोटी, और कम से कम इस दाल में तड़का तो लगा देती। ना इसमें लहसुन है ना टमाटर है। अजय कल जो टमाटर बचे थे वो तो गर्मी में खराब हो गए हैं, सारी सब्जियां सड़ गई हैं। आंगन की क्यारी भी बिल्कुल अब खाली हो चुकी है, सिर्फ सूखे पत्ते और बेल बची हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। तुम्हारा तो कुछ भी कहती ही रोना शुरू हो जाता है। पता नहीं कब अकल आएगी तुम दोनों को। तुम लोग तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ोगी। 2 वक्त का खाना भी तुम मुझे ढंग का बनाकर नहीं दे सकती। क्या ही पत्नी हो तुम मेरी। अगर कल मुझे ढंग का खाना नहीं मिला, मैं तुम दोनों को इस घर से लात मार के बाहर कर दूंगा। राघव गुस्से में चूल्हे पर लात मार देता है, जिससे मिट्टी का चूल्हा और छप्पर एक तरफ से टूट जाता है और रोटियां धूल में गिर जाती हैं। पतियों के जाने के बाद दोनों बहनें टूटे हुए चूल्हे पर और सड़ती सब्जियों और रोटियां को देख रही हैं। तभी सास देवकी, अरे बहू रहने दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो दोनों निकम्मे घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, काम तो कुछ करना नहीं है। तुम हार मत मानो बहू। जब मैं छोटी थी ना, तब ना ही तो बिजली थी और ना ही फ्रिज होते थे बहू। पर तुम्हें पता है बहू, मेरी नानी है ना, सब्जियों को हफ्तों तक ताज़ा रखती थी। वो कहती थी कि मिट्टी और घास में वो जो नमी है ना, वो गर्मी को मात दे सकती है। यही वजह है बहू कि पहले के घर सभी मिट्टी और भूसे के और गोबर से बने होते थे। सच माँ जी, क्या हम भी वैसा करके अपनी सब्जियां बचा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बहू, चलो कोशिश करके देखते हैं। वे सूखी घास और पत्तों को इकट्ठा करके बड़ी बड़ी बोरियों में भर देती हैं। फिर उन बोरियों को हल्का सा नम कर देती हैं और उनके बीच बची हुई कुछ सब्जियां, हरी मिर्च, धनिया और कुछ टमाटर सावधानी से रख देती हैं। अगले कई दिनों तक वे समय समय पर उन बोरियों पर पानी का छिड़काव करती रहती हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि इस तरीके से सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। करीब 1 सप्ताह बाद दोनों उत्सुकता के साथ बोरियां खोलती हैं, लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खुलता है, तेज बदबू पूरे आंगन में फैल जाती है। वे घबराकर अंदर झांकती हैं तो देखती हैं कि सब्जियां ताज़ा रहने के प्रोसेस पूरी तरह सड़ गल चुकी हैं और उनका रंग भी काला पड़ गया है। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है, कितनी गंदी बदबू आ रही है पूरे घर में। तुम लोगों को ये फालतू के नुस्खे ट्राई करने के लिए किसने बोला था? बंद करो ये बची कुची सब्जियां भी तुम लोगों ने खराब कर दी है। अरे हाँ भैया, इन सब का तो दिमाग खराब हो गया है। और ये कूड़ा उठाओ और बाहर फेंको इसे, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। कविता रोने लगती है, लेकिन छोटी बहू सविता शांत खड़ी सड़ी हुई सब्जियों को गौर से देख रही होती है। अरे क्या हुआ सविता, तू ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी है? हमारा ये जुगाड़ तो खराब हो गया, अब तो हमारे पति हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। दीदी मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। इस भूसे ने गर्मी को तो रोक लिया, पर इस नमी में जो पानी था उसकी वजह से हमारी सब्जियां गल गई हैं। मैं कुछ और सोच कर देखती हूँ, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ छोटी, बस अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। भूसे वाला तरीका फेल होने के बाद बहू ने हार नहीं मानी। तपती दोपहर में जब पति दिहाड़ी पर गए थे, दोनों बहुओं ने आंगन के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। दीदी देखो, मैंने इस गड्ढे में तिरपाल बिछा दिया है ताकि मिट्टी की नमी सीधी सब्जी में ना लगे, और अब हम इसके अंदर सारी बची हुई सब्जियां रख देते हैं। बस भगवान इस बार लाज रख लेना, अगर सब्जियां सड़ी निकली तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नई तरकीब आजमाने के इरादे से दोनों बहुओं ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा तैयार किया। उसके अंदर प्लास्टिक की चादर बिछाकर बची हुई सब्जियां सावधानी से रख दी। फिर उन्हें दूसरी परत से ढककर ऊपर मिट्टी अच्छी तरह जमा दी ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। अब उनकी नजरें बस उसी जगह पर टिकी रहती थीं। अगले 2 दिनों तक वे बार बार सोचती कि शायद इस बार मेहनत रंग लाएगी। उधर घर की हालत ऐसी थी कि गुजारा केवल सूखी रोटियों और थोड़ा सा नमक खाकर ही करना पड़ रहा था। जब दोनों बहुओं ने सावधानी से मिट्टी हटाकर प्लास्टिक की परत खोली तो उनकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं। अंदर रखा सामान पूरी तरह खराब हो चुका था। सब्जियां गलकर अपना आकार तक खो चुकी थीं और वहां से तेज दुर्गंध उठने लगी। दोनों एक दूसरे की ओर मायूस नजरों से देखने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था कि इससे सारी सब्जियां ताजा बचेंगी, लेकिन ये तो पहले से भी बुरी तरह सड़ गई हैं। अब हम क्या जवाब देंगे? अरे बहुओं, मैं बताती हूँ अब की बार तुम सबसे क्या गलती हुई है। देखो, इस पॉलीथिन की वजह से नमी तो बच गई है, लेकिन हवा नहीं लगी सब्जियों को, जिसकी वजह से ये सारी सब्जियां सड़ गई हैं। माँ जी, अब तो हम पूरी तरह से हार गए हैं। पता नहीं अब माधव जी और राघव जी आकर वो तो पता नहीं क्या ही कहेंगे। उसी समय दोनों भाई खेत से वापस पहुंचे। उनके चेहरों की उदासी ही बता रही थी कि हालात अच्छे नहीं हैं। इस बार खेत से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था।
भीषण गर्मी ने पूरी फसल चौपट कर दी थी। अरे तुम लोग दिन भर बैठकर करती क्या हो सब्जी सड़ाने के अलावा? यूं नहीं कि ये सब्जी थोड़ी बहुत बचाकर खाने में ही बना दो, नहीं, इनको तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई करने हैं। हाँ भैया, अब तो इन दोनों को घर से निकाल कर ही मानूंगा मैं। घर में तो एक दाना भी नहीं बचा है राशन का, और ये रोज रोज एक्सपेरिमेंट कर इतना सब कुछ खराब कर रही हैं। शर्म नहीं आती इन दोनों को। घर की चिंता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। सास ने बिना कुछ कहे अपनी बहुओं के पास आकर उनके कंधों पर स्नेह से हाथ रखा। उसके इस छोटे से सहारे ने मानो उन्हें फिर से हिम्मत दे दी। अरे बहू, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, तुम दोनों इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीनों ने छोटी छोटी बचत और लगातार मेहनत के दम पर कुछ पैसे जोड़ लिए। एक दिन वे गांव से दूर लगने वाली सब्जी मंडी पहुंची। मंडी में खरीदारों और दुकानदारों की आवाजाही से खूब चहल पहल थी, लेकिन वहां मौजूद लगभग हर परिवार की बातचीत का विषय एक ही था, भीषण गर्मी और उससे जुड़ी परेशानियां। अरे भैया, आपकी सब्जियां तो बिल्कुल ताजा लग रही हैं। आप इन्हें इतने लंबे समय तक कैसे बचा कर रखते हो? हमारी तो खुद के घर की उगाई हुई सब्जियां भी सुबह से लेकर शाम तक नहीं टिक पाती, सब सड़ जाती हैं। अरे भाभी जी, आप लोग इतनी चिंता क्यों करती हो? आपको नहीं पता क्या बिना फ्रिज के भी सब्जियों को महीनों तक सुरक्षित कैसे रख सकते हैं हम? क्या भैया, सच में बिना फ्रिज के? मजाक मत करो ना आप। आपको पता है हम इतने सारे तरीके आजमा चुके हैं, एक भी सफल नहीं हुआ अभी तक। अरे आपको नहीं पता भाभी जी, हमारे बुजुर्ग इसे मिट्टी का संदूक कहते थे। हैरानी की बात तो ये है कि आज भी अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों में, जो कि बेहद गर्म देश हैं, वहाँ पर लोग इसी देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए। अरे भैया, तो मुझे पूरी बात बताइए। ध्यान से सुनो भाभी जी। सबसे पहले सूखी घास और भूसे में थोड़ा सा गोबर मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार करो। उसके बाद उस पूरे ढांचे पर गीली मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है। जब मिट्टी पूरी तरह से सूखकर सख्त हो जाए ना, तब उसके बाद अंदर फल और सब्जियां रखी जाती है और मुंह को दोबारा मिट्टी के ढक्कन से अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है। लेकिन भैया, इससे क्या फायदा होगा? अरे असली फायदा तो अभी है। फिर इस पूरे ढांचे को जमीन के नीचे करीबन 2 से 3 इंच गहरा दबा दिया जाता है। बाहर चाहे सूरज की तपिश से धरती आग की तरह चल रही हो, लेकिन मिट्टी के अंदर हमेशा प्राकृतिक ठंडक बनी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी का घड़ा बिना बिजली के भी पानी को ठंडा रखता है, उसी तरह ये मिट्टी का बक्सा फल और सब्जियों को करीबन 6 महीने तक ताजा और सुरक्षित रख सकता है। अरे वाह भैया, आपने तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। धन्यवाद। बहुएं खुशी खुशी सब्जी खरीदती हैं और घर की ओर दौड़ पड़ती हैं। घर पहुंचकर दोनों बहनें रसोई संभालने लगती हैं और खाना बनाती हैं, जिसे खाकर उनके पति आज बिना क्लेश किए खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों बहुएं सविता और कविता आकर ये सारी बात अपनी सास देवकी से बताती हैं। देवकी हंसकर टाल देती है और सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब देवकी उठती है तो दोनों बहुएं पहले ही जंगल से जाकर कुछ मिट्टी इकट्ठी करके लेकर आती हैं। दोनों के पहले प्रयास में मिट्टी और भूसे का लेप लगाती हैं, लेकिन ढांचा ढह जाता है। वो हार नहीं मानती। दूसरी बार वो गोबर और मिट्टी का सही संतुलन बनाती है और एक सुंदर गोल मटके जैसा ढांचा तैयार कर लेती है। अगली सुबह कड़ी धूप ने मिट्टी के उस ढांचे को एकदम सुखाकर पक्का कर दिया है। सविता उसे उठाकर लाती है। अरे सविता, तुमने ये बना तो लिया है, पर ये कामयाब होगा क्या? अरे दीदी, ट्राई करके तो देखते हैं। इतना कुछ किया है तो एक और सही। ये लो दीदी, ये 4 टमाटर पकड़ो। सबसे पहले सबसे जल्दी टमाटर ही खराब होते हैं, हम इसी से इसकी जांच करेंगे। दोनों बहुएं टमाटरों को उस मिट्टी के बॉक्स में रखती हैं, उसे ऊपर से बंद करती है और आंगन के ठंडे कोने में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसे दबा देती हैं। अगले कुछ दिन तक बहुएं अपनी आंगन की खेती में जुट जाती हैं। वो चढ़ती हुई बेलों को सहारा देने के लिए बांस के खंभे लगाती हैं, रस्सियों से जाली बनाती हैं और बेलों को उन पर चढ़ा देती हैं। करीब 15 से 20 दिन बाद बेलों पर छोटे छोटे टमाटर और लौकी नजर आने लगती हैं। सविता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। चलो अब निकाल कर देखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं सारे टमाटर सड़ ना गए हो। हे भगवान, हमारी लाज रखना। धीरे धीरे मिट्टी हटाती है और उस ढांचे को खोलती है। जैसे ही ढक्कन हटता है, बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टमाटर बिल्कुल लाल, सख्त और ताजे थे, जैसे अभी अभी खेत से तोड़े हों। बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अरे वाह दीदी, ये तो कमाल हो गया है। टमाटर देखो कितनी बढ़िया है।
अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई इनमें, ये तो चमत्कार हो गया है। तभी बाहर के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है। राघव और माधव शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं। तुम लोग बाज नहीं आओगी अपने कारनामों से। कितनी बार मना किया है कि ऐसे बर्बादी मत किया करो। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? पूरे दिन ये अजीब अजीब से काम करते रहती हो। पर जी देखिए, हमने तो बिल्कुल सही काम किया है। ये फ्रिज बनकर तैयार हो चुका है और हमारे टमाटर भी बिल्कुल भी नहीं गले। गुस्से से तिलमिलाया माधव अपना आपा खो बैठता है। आवेश में आकर वो दोनों बहनों द्वारा मेहनत से बनाए गए मिट्टी के फ्रिज को जोरदार लात मार देता है। देखते ही देखते वो टूट कर बिखर जाता है। तभी देवकी का जोरदार थप्पड़ माधव के गाल पर पड़ता है। बस बहुत हुआ, तुम दोनों ने तो आज हद ही कर दी है। मेरी बहुएं कितनी मेहनत से लगी हुई हैं, लेकिन तुमने आज उनकी मेहनत पर लात नहीं मारी बल्कि मेरे भरोसे पर लात मारी है। यह मेरे घर की लक्ष्मी है और तूने मेरे घर की लक्ष्मी का अपमान किया। निकल यहाँ से। सास दोनों बेटों को धक्के देकर घर के बाहर निकाल देती है और किवाड़ बंद कर देती है। बाहर दोनों भाई नशे में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। अंदर बहुएं अपनी टूटी हुई मेहनत को देखकर रो रही होती हैं। नहीं दीदी, रोइए नहीं। उन्होंने हमारा बस बक्सा तोड़ा है, पर हमारी हिम्मत नहीं। हम दोबारा से करेंगे सारे काम। पतियों को घर छोड़े हुए 4 दिन बीत चुके हैं। वे अपना समय बेकार की आवारागर्दी और नशे में गवा रहे हैं। रात भर गांव की गलियों में भटकते रहते और दिन में घर के बाहर आकर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। दूसरी ओर दोनों बहनें दिन रात एक करके मेहनत में जुटी रहती हैं। हर मुश्किल का डटकर सामना करते हुए वे अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। 15 से 20 दिन बीत चुके हैं। आंगन का नजारा अब बिल्कुल बदल गया है। एक तरफ बांस और रस्सियों की जाली पर टमाटर और लौकी की बेलें लहला रही हैं और दूसरी तरफ जमीन के अंदर दबे मटके अपना काम कर रहे हैं। कविता धीरे से जमीन में दबे मटके का ढक्कन खोलती है। जैसे ही ढक्कन हटता है, अंदर से ताजे धनिये की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ताजा है। इन्हें हम बाजार ले चलते हैं। लोग भी तो सड़ी गली सब्जियां खाकर तंग आ चुके हैं। उन्हें हमारी ताजी सब्जियां बहुत पसंद आएंगी। जेठ का महीना शुरू हो चुका है। आसमान में आग बरस रही है। पूरे सज्जनगढ़ में मंडियों में सब्जियां सूख कर पीली पड़ गई हैं। धनिया और नींबू तो बाजार से गायब ही हो चुके हैं। इसी बीच वे अपनी टोकरियां लेकर मंडी पहुंचती हैं। मंडी में एक ग्राहक सड़े हुए टमाटर देखकर मुंह बना रहा है। तभी कविता अपनी टोकरी खोलती है। मंडी में बहुओं की ताजी सब्जियों का शोर पूरे सज्जनगढ़ गांव में फैल गया है। पूरे सज्जनगढ़ गांव की फसलें खेतों में ही झुलसकर राख हो रही थीं। जो थोड़ी बहुत सब्जियां बची थीं, उन्हें गांव का लालची साहूकार भैरव सिंह अपने महंगे कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए किसानों से मुंह मांगा किराया वसूल रहा था। किराया न देने पर उसने गरीब किसानों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिन औरतों के घर में फ्रिज नहीं है और जिनकी सब्जियां गर्मी में कचरा हो रही थीं, वो अब उम्मीद लेकर बहुओं के घर पहुंचने लगी हैं। कविता बिटिया, ओ कविता, हमारी लाज रख लो बहू, वरना इस साल हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे क्या हुआ पार्वती चाची, आप इस तपती धूप में ऐसे क्यों रो रही हैं? और काका कहाँ गए? भैरव सिंह कसाई हो गया है कविता। बिजली का बिल बढ़ने का बहाना बनाकर उसने हमारी बची कुची हरी सब्जियों को अपने कोल्ड स्टोरेज में रखने से साफ मना कर दिया। कहता है या तो अपनी जमीन के कागज गिरवी रखो या अपनी सब्जियों को सड़ने के लिए कचरे के ढेर में फेंक दो। ऐसा कहा क्या चाची उसने? उस साहूकार का घमंड तो 7वें आसमान पर चढ़ गया है। बिजली की मशीन क्या आ गई, वो खुद को भगवान समझने लगा। बहू, सुना है तुम दोनों सगी बहनों ने आंगन में कोई जादुई मटका बनाया है। हमारी आखिरी बची उम्मीद बस तुमसे ही है। साहूकार तो हमें जीते जी लूट ही रहा है। अरे कविता बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे आंगन में कोई किसान रोहे, ये देवकी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। लाओ अपनी अपनी टोकरियां यहाँ लाओ। हाँ चाची, फिक्र मत करो। साहूकार का बिजली वाला स्टोर बंद हुआ है तो क्या हुआ, हमारा धरती माँ का माटी बैंक तो 24 घंटे खुला है। कोई किराया नहीं लूंगी मैं आप सबसे। आप सब अपनी सारी सब्जियाँ यहाँ मुझे ला कर दो, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। साहूकार भैरव सिंह अपने आलीशान बिजली वाले कोल्ड स्टोरेज के बाहर आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। तभी उसका मुनीम बदहवास दौड़ता हुआ आता है। मालिक अनर्थ हो गया है, गजब हो गया मालिक। अरे क्या हो गया है, क्यों गीदड़ की तरह हुआ कर रहा है? साफ साफ बोल, क्या हुआ? अरे मालिक, आपको पता है कोई भी गांव का किसान सब्जी लेकर हमारे कोल्ड स्टोरेज की तरफ नहीं आ रहा है। कहाँ जाएंगे साले? 2 दिन धूप और तपेगी तो सारी सब्जियां सड़कर गटर का पानी बन जाएगी, फिर तुम दबाकर मेरे ही पैरों में गिरेंगे।
और जमीन के कागज भी सौंप देंगे। देख लेना तू मुनीम। नहीं मालिक, वो सब तो देवकी के घर जा रहे हैं। उनकी दोनों बहुएं कविता और सविता ने मिलकर मिट्टी में कोई ऐसा फ्रिज बनाया है जो बिना बिजली के चलता है और कोल्ड स्टोरेज से ज्यादा अच्छा काम करता है। और इसी वजह से पूरी मंडी में उनकी सब्जियां भी तिगने दाम पर बिक रही हैं अभी। क्या वो दो मामूली औरतें मेरे बिजली वाले कोल्ड स्टोरेज को मात देंगी? चलो अभी चलकर देखता हूँ उनके घर। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो कौआ भी अपनी फितरत पर उतर आता है। कविता और सविता की सफलता से बौखलाया साहूकार भैरव सिंह जान चुका था कि जब तक इन बहनों का मिट्टी का फ्रिज सलामत है उसकी हुकूमत नहीं चलेगी। जेठ की एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, भैरव सिंह और उसका मुनीम हाथ में तेल की कुप्पी और लाठियां लिए चुपके से देवकी के आंगन की दीवार फांदते हैं। अरे ओ मुनीम, आगे बढ़ और देख कहाँ गाड़ रखा है इन औरतों ने वो मिट्टी का बक्सा। जहाँ भी दिखे वहीं ये लाठी ले और उसके ऊपर सारी लाठियों से उनके फ्रिज तोड़ दे। अरे अरे मालिक, वो देखिए त्रिपाल के नीचे सूती बोरियां और कुछ गीली रेत दिख रही है। वहीं नीचे मटके दबी है। चल वहीं लाठियां लेकर चलते हैं। आज सज्जनगढ़ के स्मार्टी बैंक का दिवाला निकाल देते हैं। जैसे ही भैरव सिंह मटके का ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक पूरे आंगन में तेज रोशनी जल उठती है। धड़ाम से घर का दरवाजा खुलता है और कविता सविता देवकी के साथ हाथ में लाठियां और दरांती लिए पूरा गांव आंगन को घेर लेता है। ठहर जा साहूकार, अपने पैर पीछे खींच ले, वरना धरती माँ के पेट में हाथ डालने से पहले इस मिट्टी में ही दफन हो जाएगा तू। देव की जुबान संभाल कर बात कर। देख पहले किससे बात कर रही है। मैं तो बस यहाँ देखने आया था कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई। हाँ हाँ, चोर तो घुस आए हैं साहूकार जी, पर बाहर से नहीं, हमारे गांव के सबसे बड़े महल से। अरे ओ साहूकार, दिन के उजाले में तो हमारी फसलें लूटता ही था और अब रात के अंधेरे में भी चोरी करने लग गया। रात भर साहूकार और मुनीम को आंगन के खंभे से बांध कर रखा जाता है। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो पूरा गांव देवकी के आंगन में उमड़ पड़ता है। गांव के मुखिया और दरोगा जी भी वहां मौजूद हैं। भैरव सिंह, रात के अंधेरे में चोरी छिपे किसी के घर में घुसना, फसल बर्बाद करने की कोशिश, ये सब एक जुर्म है। तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। अरे नहीं नहीं दरोगा साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कविता सविता बहू, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड से अंधा हो गया था। मैं आज ही पूरे गांव वालों का कर्ज माफ कर देता हूँ, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो बहू। साहूकार जी, हमें आपकी जहरीली माफी नहीं चाहिए। अगर सच में अपनी चमड़ी बचानी है तो आज के बाद तुम्हारा वो महंगा कोल्ड स्टोरेज सज्जनगढ़ के हर छोटे से छोटे किसान के लिए मुफ्त रहेगा। जब तक बिजली रहेगी किसान वहाँ अपनी फसल रखेंगे, और जिस दिन बिजली कटेगी तो हमारा माटी बैंक तो अमर है ही। और हाँ सुनो, अब सज्जनगढ़ का कोई भी किसान अपनी जमीन के कागज तुम्हारे पास गिरवी नहीं रखेगा। महंगी मशीनें हर समस्या का हल नहीं होती। प्रकृति और हमारी मिट्टी के पास हर उस चुनौती का जवाब है जिसे हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके हैं। तो दोस्तों, कविता और सविता ने तो जेठ की चिलचिलाती गर्मी में मिट्टी और रेत के इस मटके से अपनी सब्जियां बचा ली। लेकिन क्या आपके पास भी अपनी दादी या नानी का बताया हुआ कोई ऐसा पुराना देसी जुगाड़ है जिससे बिना फ्रिज के चीजें लंबे समय तक ताज़ा रखी जा सकती हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।